हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में आपका जो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें पेज नंबर 9 पर जो कंसेप्ट है मास एंड वेट, इसको हम लोग इंडिविजुअली सीखने जा रहे हैं कि मास और वेट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनको समझने के लिए आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझना भी उतना ही जरूरी है। बेटा, मास एंड वेट। मास हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में आपके साइंस पार्ट 1 का जो सबसे पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें पेज नंबर 9 पर का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि है मास एंड वेट में का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है बेटा मास एंड वेट में? मास क्या होता है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेटा, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास इज ओनली द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। क्या है उसका मतलब मैं आपको जरूर बताऊंगा, प्लीज पूरा ध्यान से देखिए। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, वेयर एज वेट इज द फोर्स। वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अगर आपको पूछे कि मास का डेफिनेशन क्या है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, वेयर एज वेट इज द फोर्स with which the earth attracts the object। वेट यानी फोर्स है जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। बेटा, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी। मास का एसआई यूनिट है केजी, वेयर एज वेट का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन यानी एन। क्यों न्यूटन? बिकॉज वेट इज द फोर्स। वेट बेसिकली क्या है? फोर्स है, एंड देयरफॉर उसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। और मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी। ठीक। थर्ड पॉइंट बेटा बहुत सिंपल है, मास इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता नहीं है, और इसीलिए मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट वेक्टर क्यों है मैं आपको जरूर बताऊंगा। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। ठीक। फोर्थ पॉइंट है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज सेम एवरीवेयर। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 50 किलो है, कोई ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 50 किलो है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास दुनिया में आप कहीं भी जाओगे तो वो आपको 50 किलो यानी 50 केजी ही मिलेगा, क्योंकि मास इज कांस्टेंट everywhere in the universe। जबकि weight is the product of mass into acceleration due to gravity। W is equal to mg। m is mass of the object and g is acceleration due to gravity। बेटा, W इन दोनों पर डिपेंड करता है, mass and acceleration due to gravity। mass is constant everywhere, बट हमने सीखा है कि g का वैल्यू हाइट पर हो या डेप्थ पर हो वैरी करता है। जैसे जैसे हाइट पर आप जाओगे जी का वैल्यू वैसे वैसे कम होते जाएगा। इसीलिए वेट किस पर डिपेंड करता है? जी पर। कोई प्लेस पे जहां पर जी का वैल्यू ज्यादा है, उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू, उस ऑब्जेक्ट का वेट उस प्लेस पर ज्यादा होगा जहां पर जी का वैल्यू ज्यादा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई और पोजीशन पे है जहां पर जी का वैल्यू कम है, तो उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उस प्लेस पर कम होगा। मान लीजिए एक आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे मान लीजिए ये आपका अर्थ है। ठीक। ये है पोल्स और ये है इक्वेटर। ये है पोल्स और ये है इक्वेटर। ठीक है बेटा। अब कोई बंदा है जिसका मास है 50 केजी। ठीक है, जिसका मास है 50 केजी। मान हमको पता है कि इक्वेटर पर आर ज्यादा है।
आर ज्यादा है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। तो मान लीजिए अगर पोल पे कोई बंदे का मास है 50 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, तो उसका टोटल वेट हो जाएगा 500 न्यूटन। ठीक है बेटा, लेकिन इक्वेटर पे पोल के कंपैरिजन में जी का वैल्यू कम होता है। अब इक्वेटर पे अगर वही बंदा अगर इक्वेटर पर आ जाए, उसका मास चेंज नहीं होने वाला बेटा, क्योंकि मास इज सेम एवरीवेयर। लेकिन इक्वेटर पर मान लीजिए जी का वैल्यू थोड़ा कम है और मान लीजिए कि वो कितना है 9 है, कितना है 9, तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पर कितना होगा बेटा 450 न्यूटन। ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट का वेट पोल्स पर 500 न्यूटन था, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, उसी ऑब्जेक्ट का सेम ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पर कितना पाया जा रहा है 450 न्यूटन। कहने का तात्पर्य क्या है, वेट क्यों चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट तो सेम था सर, फिर यहाँ पर 500 न्यूटन और यहाँ पर 450 न्यूटन क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जी का वैल्यू चेंज हुआ, यहाँ पर जी का वैल्यू ज्यादा था, यहाँ पर जी का वैल्यू कम था, इसीलिए यहाँ पर वेट ज्यादा था और इसीलिए यहाँ पर वेट कम था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फिक्स्ड नहीं है बेटा, इट चेंजेस एज पर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाउएवर मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। कोई ऑब्जेक्ट का मास पोल्स पर 50 केजी है तो वो इक्वेटर पर भी 50 केजी होगा, यूनिवर्स में कहीं भी 50 केजी ही होगा। बट कोई ऑब्जेक्ट का वेट पोल्स पर अगर x न्यूटन है तो अगर उसका पोजीशन आप चेंज करोगे तो g का वैल्यू चेंज होगा, और g का वैल्यू चेंज होगा तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट भी जरूर चेंज होगा। तो दिस इज हाउ हमने सीखा कि मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, हाउएवर वेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एज द वैल्यू ऑफ g changes, the value of weight will also change, and so it cannot be same everywhere because it depends on the value of g. However mass is constant everywhere. तो this is how हमने आपका जो पेज नंबर 9 पर का टॉपिक है मास एंड वेट, उसको अच्छे से कंप्लीट करने का कोशिश किया है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा जो सीखने जा रहे हैं वो है आपके पेज नंबर 11 पर, और वो कंसेप्ट का नाम है फ्री फॉल। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग तुरंत फ्री फॉल वाले कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं। ठीक तो फ्रेंड, अब हम बात करने जा रहे हैं पेज नंबर 11 पर का जो आपका कंसेप्ट है फ्री फॉल, उसके बारे में। फ्रेंड्स, हमको पता है फ्रेंड्स कि द अर्थ tries to attract every object around it by a force called as force of gravity. अर्थ अपने आसपास रहने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फ्रेंड्स, ठीक, मान लीजिए कि आपने आपके हाथ में एक स्टोन को पकड़कर रखा है, ठीक, और अगर आप मुझे पूछते हो कि सर इस स्टोन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है या नहीं, जो स्टोन मैंने हाथ में पकड़ कर रखा है उस पर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ द्वारा एक्ट हो रहा है या नहीं, तो बेटा उसका जवाब है हाँ, उस स्टोन पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। ठीक, फिर आपके मन में सवाल आएगा फ्रेंड्स, अगर उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा? द वाई इज द स्टोन नॉट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो बेटा इसका जवाब है क्योंकि आई एम होल्डिंग इट, तो आई हैव अप्लाइड एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द स्टोन, बिकॉज ऑफ विच द स्टोन डज नॉट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि बेटा मैंने उस स्टोन को, उस पत्थर को पकड़ कर रखा है, इसी कारण मैंने उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया है। जिस फोर्स से अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फोर्स से मैंने भी उस ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखा है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व टू बी फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द
अर्थ, ठीक, बिकॉज आई हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है बेटा, मान लीजिए अगर मैं स्टोन को छोड़ दूं, मान लीजिए अगर मैं स्टोन को छोड़ दूं तो जो फोर्स मैंने अप्लाई किया था उसको तो मैंने रिमूव कर दिया, और जैसे ही मैंने स्टोन को छोड़ दिया तब उस केस में द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन वॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय अर्थ। द ओनली फोर्स, एकमेव फोर्स, अलोन, the only force acting on the stone was the force of gravity, and when the only force acting is the force of gravity, at that time the motion of the object is called as a free fall। ठीक, मैं लिखूंगा डेफिनेशन बेटा, when the motion of the object is only, when the motion of the object is only under the influence of force of gravity alone, when the motion of the object is only under the influence of force of gravity alone, it is called as, that motion is called as a free fall। इसका मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ कर रखा है, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे से अप्लाई हो रहा है और मैंने भी इस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया है, जिसके कारण ये नीचे फॉल होने वाला नहीं। ठीक, बट जैसे ही इस पर से मैं अपना फोर्स रिमूव करूंगा तो इट विल फॉल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड व्हाइल फॉलिंग डाउन द ओनली फोर्स विच वॉज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट वॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब मैं उसको छोड़ देता हूं, छोड़ने के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अकेला सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तब जाकर उसके मोशन को कहा जाएगा फ्री फॉल। व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल। ठीक है बेटा, इसको कहेंगे फ्री फॉल। टेक्निकली फ्री फॉल डे टू डे लाइफ में हमको मिलता नहीं है बेटा। क्यों? मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग के हाइट पर गए हो और वहां से न्यूज़पेपर के एक पेपर को फेंक रहे हो। ठीक है बेटा, जैसे ही आप पेपर को नीचे छोड़ोगे, जैसे ही आप पेपर को नीचे छोड़ोगे तो आप पाओगे कि हवा के कारण पेपर इधर या उधर हो रहा है। बेटा, हवा के कारण पेपर इधर या उधर हो रहा है। दो फोर्सेस की मैं बात करूंगा, देयर आर मेनी फोर्स, जिसमें से दो फोर्स की मैं बात करूंगा। एक है फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक है बायंट फोर्स। ठीक है बेटा, जैसे ही आप पेपर को हाइट पर से नीचे छोड़ दोगे, आपको लगता है कि द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन आप अगर टेक्निकली और प्रैक्टिकली उसको देखते हो तो हवा के कारण वो इधर उधर मूव होता है, तो हवा के कारण उस पेपर पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, बायंट फोर्स अप्लाई होता है, एंड मेनी अदर फोर्सेस which you are not observing also act on that paper including the force of gravity। और इसीलिए प्रैक्टिकली मैं उसको फ्री फॉल नहीं कह पाऊंगा। फ्री फॉल कब कहते हैं? जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तब उसको कहा जाएगा फ्री फॉल। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ ही अगर फ्रिक्शनल फोर्स, बायंट फोर्स ड्यू टू द एयर, वो भी अगर अप्लाई हो रहे हो, तब उस केस में आप ऑब्जेक्ट को, उसके मोशन को फ्री फॉल नहीं कह पाओगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो। ऑब्जेक्ट है
अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उस पर एक्ट होने वाला फोर्स सिर्फ सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तब उसको फ्री फॉल कहोगे। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ कोई और भी फोर्सेस अगर उस पर निग्लिजिबली अप्लाई हो रहे हो तब भी आप उसको फ्री फॉल नहीं कह पाओगे। आई होप आपको फ्री फॉल बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में टेक्निकली हम लोग को फ्री फॉल वाला मोशन नहीं मिल सकता, क्योंकि एनी ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग हैज मेनी अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। द ओनली फोर्स is not the force of gravity, but other forces are also acting on a object which is falling down, and so its motion in day to day life we cannot obtain a free fall. फ्री फॉल वाला केस हमको डे टू डे लाइफ में नहीं मिल सकता, क्योंकि एक से ज्यादा फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक, फिर एक ने मुझे पूछा सर फ्री फॉल वाला कंसेप्ट तो एग्जिस्टेंस में है, तो वो हमको नेचुरली फिर कहाँ मिलेगा, कहां पर फ्री फॉल वाला केस हमको अवेलेबल होगा। ट्रू फ्री फॉल वाला केस इज ओनली ऑब्जर्व इन वैक्यूम। ट्रू फ्री फॉल वाला केस कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड इन वैक्यूम। ट्रू फ्री फॉल इज ओनली ऑब्टेन्ड इन अवेलेबल या ऑब्जर्व इन वैक्यूम। क्यों बेटा? ट्रू फ्री फॉल सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम वाले परिस्थिति में ही पाया जा सकता है। वैक्यूम क्या है? मान लीजिए वैक्यूम एक ऐसा इमेजिनरी कंसेप्ट है जहां पर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, और उस केस में जब ऑब्जेक्ट पर एक्ट होने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड देन इट इज फॉलिंग, तब उसके मोशन को कहा जाएगा फ्री फॉल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, देन द मोशन विल बी कॉल्ड एज अ फ्री फॉल। अगर उसके साथ कोई अदर फोर्सेस हो जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, बायएंड फोर्स, तब उसके मोशन को आप फ्री फॉल नहीं कह सकते। टेक्निकली ट्रू फ्री फॉल कैन ओनली बी ऑब्जर्व इन वैक्यूम। फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्री फॉल से रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हो। अब हम लोग अगला जो पॉइंट होगा उसमें फ्री फॉल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी केसेस है, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब हम दो केसेस को स्टडी करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा हो, इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और इज फॉलिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी उसको माना जाएगा टेक्निकली फ्री फॉल माना जाएगा, क्योंकि इट इज फॉलिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ फ्री फॉल और इज फॉलिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, in that case its initial velocity u is considered to be 0, its final velocity v is equal to gt, s यानी distance is equal to half gt square and v square is equal to 2gs। v होता है फाइनल वेलोसिटी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड s is the distance covered by the object। और ये सारी चीजें इनिशियल वेलोसिटी 0, ये सब कब होता है? when the object is in a free fall या it is falling in a downward direction। उस केस में बेटा ये सारी चीजें अप्लाई होती है, ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं when the object is in a free fall or is falling in a downward direction। in that case its initial velocity is 0। मान लीजिए मैं अर्थ के सरफेस पर खड़ा हूं और ऑब्जेक्ट को ऊपर के दिशा में फेंक रहा हूं। आई एम थ्रोइंग ऑब्जेक्ट इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। इन अ अपवर्ड डायरेक्शन यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हो। When the object is thrown in an upward direction,
दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो उस केस में u इज हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी जरूर कुछ ना कुछ होगा, बट फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या होगा बेटा, 0। व्हेन यू थ्रो द ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन there has to be some initial velocity, however the final velocity in that case will always be 0, that is v will be equal to 0. And when there is a case of upward direction, when you throw the object in the upward direction, in that case v, that is final velocity, is 0 and acceleration due to gravity has to be considered negative as you are throwing the object in the opposite direction of the direction of acceleration due to gravity। तो बेटा अपवर्ड डायरेक्शन से संबंधित आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो तो उस केस में उसका फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा, 0, और g का वैल्यू क्या मानोगे आप, नेगेटिव। g के वैल्यू को आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। रीजन, यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला केस और ये था अपवर्ड डायरेक्शन वाला केस। ठीक है बेटा, लास्ट का पॉइंट कहना चाहूंगा कि वी ऑब्जर्व मून which is a natural satellite revolving around the earth, and also many other artificial satellites revolve around the earth। तो बेटा ये ऐसे केसेस है, ये ऐसे केसेस है जहां पर आपको पता चलता है कि द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द मून या द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मून और बाकी सैटेलाइट्स पर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल का ही इंफ्लुएंस है, तो इनके मोशन को फ्री फॉल माना जा सकता है। ओके, लाइन क्या कहे है आपको, द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड दस दे आर सेड टू बी इन फ्री फॉल। ठीक है बेटा, यहां पर आपका पूरा कंसेप्ट हम लोग कवर करने का कोशिश किए हैं। आई होप बढ़िया तरीके से आपको ये सब समझ में आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है बेटा तो प्लीज उसको याद से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।